हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए पर्यावरण प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, जो 1 लाइनर में प्रश्न दिया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इस कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण दत्त थे। और यह गायन का जो समय है 52 सेकंड है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में इसे तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। 1919 ईस्वी में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे अंग्रेजी अनुवाद किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर में। पुष्कर मेला जो कहाँ आयोजित किया गया? तो अजमेर में आयोजित किया गया। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया जाता है। और अजमेर से यह 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। और इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में चलने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग पहचान दे दी है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अल्ट्रावायलेट सी जो है पराबैंगनी किरणों में अधिक हानिकारक है। और इसकी व्याख्या देखते हैं हम। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में हानिकारक होती हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समांतर उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में भी बांटा गया है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। इन किरणों में अल्ट्रावायलेट सी सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुँच पाती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। और अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी जो है किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट बी जो धारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इसके जैसे जीन परिवर्तन, पौधे में वृद्धि में रुकावट, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कम होना। ठीक है, सनबर्न। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। कवक जो है जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। आगे हम देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है, जो प्रायः उत्पादक और उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करता है तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करता है। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे मृदा, हवा, जल। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई शेरों का घर, हाउस ऑफ एशियाटिक लायन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, में गिर शेर परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई है। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जो एशियाई शेर पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, WWF से आशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड WWF का फुल फॉर्म है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। यह विश्व वन्यजीव कोष है। ठीक है, यह विश्व वन्यजीव कोष है। सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? 1962 में। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है।
इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह विलुप्त प्राणी जॉइंट पांडा है। जॉइंट पांडा जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवों को देखभाल पर नज़र रखती है तथा उनके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। यह गंगा उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। यहाँ से जब ये गंगोत्री से निकलती है तो इसे भागीरथी कहते हैं और देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा जो है मिल जाती है। इसके बाद दोनों को संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा के नाम से जाना जाता है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, फिर यह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है और सागर द्वीप के समीप बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी, नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण संबंधी समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीक सेवा प्रदान करता है। कैटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, एंडीज जो है कैटापैक्सी का एक जागृत ज्वालामुखी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वेडर के एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप में इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है कैटापैक्सी एक ठीक है ज्वालामुखी जो है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सॉरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिब्बत की सांगो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र से तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में यह 1346 किलोमीटर, इसकी लंबाई जो भारत में है 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली जो है इसी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर उपभोक्ता होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मांसाहारी हो जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इसका सही उत्तर सी माना है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है पृथ्वी तल के नज़दीक है और इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं हम। क्षोभमंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कुम्हरा, बादल, वर्षा आदि, तूफान, मेघ गर्जन, पाला, ओस आदि इसी मंडल में घटित होता है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर दशा नहीं पाई जाती। इसलिए इस मंडल में जो है वायुयान नहीं उड़ाया जाता क्योंकि सारी मौसमी घटनाएं इसी वायुमंडल में होती हैं। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस दर से घट जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। और इसका जो 15 जो सदस्य होते हैं, जो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं 2 साल पे बदलते रहते हैं। ठीक है, अपने क्रमिक रूप से। जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये अस्थायी सदस्य हैं।
अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। 1958 वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1958 में, और 1979 में से टाइगर रिजर्व के रूप में, प्रोजेक्ट टाइगर रूप में शामिल किया गया था। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न, तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। यह पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। इस ऊर्जा की सहायता से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और तथा कोशिकीय श्वसन करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था पर्यावरण का। कैसा लगा और आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये इसका क्रम आगे जारी रहेगा। थैंक यू।